our emotions and our wills harmoniously respond to give work of art, we know we have been touched by the sublime. जब हमारा वर्क वो कहता है कि when our intellects, जब हमारा इंटेलेक्ट, our emotion, हमारी emotion and our wills हारमोनियसली का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिल जाएं, हारमोनियस इक्वल हो जाएं. इमोशन, इंटेलेक्ट और हमारी विल, ये सारी मिल के एक हारमोनियस रिलेशन बना लें, एक यकसां रिलेशन बना लें, एक इक्वल रिलेशन बना लें. रिस्पॉन्ड टू द गिवन वर्क ऑफ आर्ट, वी नो वी हैव बिन टच्ड बाय द सब्लाइम. तो हमें पता चलता है कि हमें किसने टच कर लिया, वी बिन टच बाय द सब्लाइम, कि हमने कोई सब्लाइम चीज़ को लिख लिया है या पढ़ लिया है. देखें, अगर आपको कोई पीस ऑफ आर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है एक दुनिया से राइटर की दुनिया में ले जाता है, यानी वो ट्रांसपोर्ट और एक्सटेसी और वजद में ले जाए और ट्रांसपोर्ट कर दे किसकी दुनिया में, मतलब प्रेजेंट वर्ड से राइटर्स वर्ड, जो राइटर ने अपने आर्ट के ज़रिए क्रिएट की है उस दुनिया में लेके जा रहा है, तो वर्क क्या है, वो सब्लिमिटी रखता है. तो अब उसने ये नहीं कहा कि ये इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सब्लिमिटी जो है वो 4 सोर्सेज का इक्वल अरेंजमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देना, राइटर जिसने वो वर्क लिखा है वो अपनी दुनिया में ले जाए इंसान को, तो फिर कहता है कि वर्क जो है सब्लिमिटी को टच करता है. लॉन्जाइनस ने आइडेंटिफाई किए थे 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी. तो उसमें पहला ये है कि ग्रेंजर ऑफ थॉट, जो मैंने पहले ही आपको बताया कि ग्रेट थॉट को ग्रेंजर्स ऑफ थॉट भी कहते हैं. ठीक है, ग्रेंजर्स ऑफ थॉट, कैपेसिटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये वही चीज़ें हैं, जस्ट नाम बदले हुए हैं. अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये 2 मैंने कहा था ये नेचुरल हैं, ये नेचर देती है, और ये जो है आर्ट बनाती है. आप आर्ट के ज़रिए इसको बना सकते हो, फिगर ऑफ स्पीच बना सकते हो. अच्छा, नोबिलिटी ऑफ डिक्शन, अच्छे डिक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो. डिक्शन होते हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. पॉइंट नोट कर लें, सिलेक्शन ऑफ वर्ड आप खुद बना सकते हैं. डिग्निफाइड एंड एलेबोरेटेड कॉम्पोजिशन, और कंपोज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एक गुड स्टाइल से आप उसको कंपोज कर सकते हैं. ये आपने सीखना है, मतलब आपने अच्छे वर्ड को अरेंज करना है, रेट्रिक यूज़ करनी है, परसुएसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसको सेलेक्ट करना है, उसको अरेंज करना है, उसको डिक्शन अच्छा यूज़ करना है, फिगर ऑफ स्पीच उसके अंदर अच्छी लगानी है. आपने मेटाफर, सिमिली और हाइपरबली और इस तरह की जो ओनोमेटोपिक लैंग्वेज एंड लाइक दैट पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज, ओनोमेटोपिक लैंग्वेज, सिमिली, मेटाफर्स एंड लाइटिटीज एंड लाइक अंडर एस्टिमेट, और इस तरह की जितनी भी स्पीच हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, उनको किस तरह से अरेंज करना है, कैसे सिलेक्शन ऑफ डिक्शन करना है, कैसे कंपोजिशन को अच्छे से बयान करना है. दीज आर रिलेटेड टू आर्ट. ये आर्ट है भाई, इसको सीखना पड़ेगा. जबकि नेचर आपको देती है ग्रैंडर ऑफ थॉट, कैपेसिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस. ये स्ट्रॉन्ग इमोशन तो नेचर हर बंदे के पास एक जैसा नहीं होता, ये नेचर आपको अता करती है. तो वो कहता है नेचर प्लस आर्ट का कॉम्बिनेशन आपको ट्रूली ट्रांसपोर्ट करता है एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, राइटर की दुनिया में, और फिर हम अचीव करते हैं सब्लिमिटी को. तो सब्लाइम बनने के लिए, सब्लाइम लेवल पर जाने के लिए, यू नीड टू हैव दीज 5 थिंग्स. उसको उसने क्या कहा, 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी. ये हैं मेन सोर्सेज ऑफ द सब्लाइम्स. व्हाट आर दे, ये क्या हैं? कैन यू डिस्क्राइब इन फ्यू टर्म लॉन्जाइनस इन अ फ्यू टर्म्स? कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे लॉन्जाइनस एज अ क्रिटिक्स? क्लासिकल क्रिटिक भी, उसे रोमांटिक क्रिटिक भी कहते हैं. बहुत सारे राइटर्स ने उनको क्या बोला, रोमांटिक. जैसे सेंट बरी है, उसने उसको बोला कि वो रोमांटिक क्रिटिक है, और क्लासिक क्रिटिक भी है. अब देखें, एक राइटर है, फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, उसको किसने बोला था, याद कर लें, स्कॉट
ये हमने एक राइटर पढ़ा था, स्कॉट नामी एक राइटर था। स्कॉट नामी एक हमने राइटर पढ़ा था। ये नावलिस्ट भी था जो हिस्टोरिकल नावल लिखता था। तो ये जो राइटर है, ये इसने कहा कि फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। क्या बोला उसको? फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। और सेंट बेरी, ये भी एक क्रिटिक था, उसने भी इसको बोला, ये उसने इसको एंडोर्स किया कि ये ठीक है, ये फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है। ये बात याद रखिएगा, ये इसने बोला था। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द हॉरेस? द फंक्शन ऑफ लिटरेचर इज नॉट मॉरल बट एस्थेटिक। हॉरेस क्या कहता है? हॉरेस कहता है कि जो लिटरेचर का फंक्शन होता है वो क्या होता है? एस्थेटिक होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है पीपीएससी इंग्लिश में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर अकॉर्डिंग टू द हॉरेस? और किसने बोला? सबसे पहले किसने बोला इसको? मतलब किसने सबसे पहले उसको बोला कि ये क्या है? फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है, उसका नाम लिख लें, स्कॉट जेम। ये नावलिस्ट भी था और ये हिस्टोरिकल नावल लिखा करता था, हमने इसको पढ़ा था। तो इसने इसको बोला फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। किसको? लॉन्जाइनस को। नाम लिख लें, स्कॉट जेम। स्कॉट जेम ने बोला। और उसके बाद जॉर्ज सेंटबरी जो है वो भी, ये भी एक क्रिटिक है, ये भी कहता है कि ये फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक है, उसने भी इसको एंडोर्स किया है। मतलब ये क्या है? फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक आपने इन सोर्सेज की वजह से जाना जाता है, चूँकि ये नेचर की बात भी करता है, रोमांटिक इमोशन पैशन फीलिंग की बात भी करता है, साथ वो क्लासिकल जो वैल्यूज़ हैं उनको भी अप्लाई करवाता है। तो इससे कहा जाता है, उमूमन इसको कहा जाता है कि ये क्लासिकल भी है, क्लासिक भी है और साथ साथ रोमांटिक भी है। व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन क्या है कि नॉट मॉरल बल्कि एस्थेटिक प्लेजर्स देती है, लिटरेचर देता है। What make Longinus a classicist as well as a romantic? A romantic because of his aestheticism. यानी रोमांटिक कैसे? वो जब पैशन की बात करता है, फीलिंग की बात करता है, इमोशन की बात करता है, इंटेंस इमोशन की बात करता है, और जब वो इस तरह की बात करता है तो वो उसको क्या बना देता है? वो इसे बना देता है रोमांटिक। और जब वो बात करता है क्लासिकल रूल्स की, सब्जेक्टिविटी की बात करता है, ब्यूटी एज अ क्लासिसिस्ट बिकॉज ऑफ हिज एम्फेसिस ऑन द ग्रैंडर्स। जब वो ग्रैंडर्स ऑफ थॉट के ऊपर जोर देता है तो वो क्लासिकल बन जाता है। तो इसको इसलिए कहा जाता है कि ये रोमांटिक भी है और क्लासिसिस्ट भी है अप्रोच में। नाम क्या है? लॉन्जाइनस। इसने 5 सोर्सेज क्या दिए थे? सब्लिमिटी के दिए थे, वो आपने याद कर लेने हैं, आपसे वो पूछेंगे एग्जाम में। लॉन्जाइनस के बारे में मैंने पहले कहा है कि इसके बारे में रॉबर्ट हेलो एक इटालियन क्रिटिक था, उसने फर्स्ट टाइम इसके बारे में एक बुक इंट्रोड्यूस की कि ये ऑन द सबलाइम जो है वो लॉन्जाइनस की है। वो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि वो इसकी है या नहीं। एनी हो, इट इज़ रिटन दैट इट इज़ रिटन बाय, इट इज़ क्लेम्ड बाय सम पीपल दैट इट इज़ रिटन बाय द लॉन्जाइनस। ट्रू राइटर इसका लॉन्जाइनस है। कुछ इसे कहते हैं कि ये रोम में पैदा हुआ, कुछ इसको कहते हैं ये सीरिया में पैदा हुआ। नाम है लॉन्जाइनस और रोमन क्रिटिसिज्म में इसका नाम आता है। इट्स ऑथर इज नोन बट इज कन्वेंशनली रेफर टू द लॉन्जाइनस सूडो लॉन्जाइनस। कुछ इसे कहते हैं कि ये फेक लॉन्जाइनस है, असल रियल लॉन्जाइनस का वर्क नहीं है। इट इज़ रिगार्डेड एज द क्लासिक वर्क ऑफ एस्थेटिक्स एंड इफेक्ट ऑफ द गुड राइटिंग। द ट्रीटीज का मतलब होता है कोई ऐसे, कोई पम्फलेट, highlight the example of the good and the bad writing and previous millenniums and focusing particularly on what may lead to the sublimes। जो टच करेगा इन 4 पॉइंट को राइटर, और वो ट्रूली टच कर रहा है ग्रैंड थॉट, दूसरा स्ट्रॉन्ग इमोशन,
ये दोनों मैंने बोले ये नेचर देती है, आप ये जो भी कर लें ये नहीं आता, ये नेचर से आता है। तीसरे ज़रा नोट कीजिएगा, फिगर ऑफ स्पीच, ये है तीसरा। चौथा है हमारे पास, फोर्थ है नोबल डिक्शन, अच्छा डिक्शन, सिलेक्शन ऑफ डिक्शन भी अच्छा हो, ये ना हो कि इधर उधर की जो बातें हैं वो सिलेक्ट की जाएं, डिक्शन सूटेबल ना हो। वर्ड की ऑर्डर या अरेंजमेंट, वर्ड अरेंजमेंट, जो वर्ड आपने लिखने हैं वो उनकी अरेंजमेंट, तो ये जो है ये खुद आप कर सकते हो आर्ट के ज़रिए, यानी आर्ट प्लस नेचर मेक समथिंग वंडरफुल। और ये वर्क जब मिल जाता है तो ये करता है ट्रांसपोर्ट, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कह लें या एक्सटेसी कह लें, ये एक्सटेसी क्रिएट करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, और अल्टीमेटली इट क्रिएट सब्लाइम वर्क। दीज आर द सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी। Before Longinus, the critic believed that the function of poetry was to instruct and delight, or both, and it is prose. Its function was to persuade also, but Longinus was not satisfied with this formula. The aim of the great work of art to transport the reader out of himself, and it has a capacity to move the reader to divine joy. This is the quality of the sublime. बात को गौर से समझें, इसमें उसने वही बात की है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। उसने कहा कि पहले लोग क्या करते थे, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट, कि जो आर्ट जो है उसका जो मेन फंक्शन होता है, बिलीव, क्या बिलीव था उनका कि पोइट्री का मेन मकसद क्या है। इसको गौर से देख लें कि पोइट्री क्या करती है, इंस्ट्रक्ट और डिलाइट, या तो वो डिलाइट देती है या टीच करती है या इंसान को प्लेजर्स देती है। लेकिन उसने कहा नो, बोथ, उसने दोनों को रिजेक्ट किया। वो कहता है बोथ, एंड इट इज इफ इट इज अ प्रोज इट्स फंक्शन वाज टू परसुएड, या ये करती है या परसुएड करती है। अगर वो प्रोज है तो वो क्या करता है, कन्विंस करता है, परसुएड करता है रीडर को। लेकिन लॉन्जाइनस ने इसके रिवर्स बात की, वो सेटिस्फाई नहीं था इस फार्मूले से। उसने कहा द एम ऑफ द ग्रेट वर्क आर्ट टू ट्रांसपोर्ट रीडर आउट ऑफ हिमसेल्फ, कि रीडर को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाए। रीडर ने एक पीस ऑफ जॉनर पढ़ा, ठीक है, रीडर ने एक पीस ऑफ जॉनरा पढ़ा, और ये एक वर्ड है, इसको ज़रा नोट कर लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन है जोनरा, ठीक है, जोनरा, ये जो साउंड जो है जोनरा। सो वो उसने एक पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ा या कोई पोइट्री पढ़ी, वो क्या करे पोइट्री, वो इस दुनिया से रीडर को जहाँ वो मौजूद है वहाँ से ले जाए आर्ट के वर्क में, आर्ट की दुनिया में। आर्ट की दुनिया में अगर लेके जा रही है तो उसने अचीव कर ली है सब्लिमिटी। देखिए हम कोई वर्क पढ़ते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि हमें राइटर कहाँ ले गया, उसी दुनिया में ले गया। मिसाल के तौर पर आप शिनोवा एचबी का एक वर्क है, शिनोवा एचबी को अगर आपने पढ़ा हो, थिंग्स फॉल अपार्ट, मैंने लास्ट डे मैंने डिस्कस किया था, yesterday I discussed about Shinova HB's novel, and the novel is Things Fall Apart by Shinova HB, and the same title been taken from the W. Yeats poems The Second Comings. सो हम जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हम अफ्रीका के जंगलों में चले गए हैं, इग्बो कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, अकोनको है वहाँ पे, वो एक सेम अपनी ट्रेडिशन के साथ रहता है, ठीक है, एक एंशियंट जो उनका बिलीव है और वो उनके साथ रहते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि जैसे करैक्टर हमारे सामने हमें वो अफ्रीका के जंगलों में ले जाता है। तो उसने उसके ऊपर ये लॉन्जाइनस का वर्क जो है वो बड़ा इम्प्लीमेंट होता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि उसने अचीव की है सब्लिमिटी उसके वर्क। तो जो वर्क आपको आर्ट की दुनिया में ले जाता है, जो वो क्रिएट करता है, तो वो क्या कर रहा है, उसने अचीव कर ली है सब्लिमिटी, या सब्लाइम है वो वर्क। So a great work of art does not only please or instruct, but it also move, transport, alleviate. It pleases all the time.
कोई भी वो ये नहीं है कि आपको एक ही एज में प्लीज़ करता है, वो हर एज में प्लीज़ करता है। आज भी सोफोक्ली, अरिस्टोटल, प्लेटो, हॉरेस, लॉन्जाइनस और बड़े बड़े जो वर्क हैं आज भी हमें अपील करते हैं भाई। आज भी हमें एस्किलिस और यूरोपिड्स और सोफोक्लीज एंड लाइक दीज राइटर अरिस्टोटल, प्लेटो, हॉरेस, लॉन्जाइनस एंड देयर वर्क अपील बिकॉज दे हैव sublimity. They have, 5 sources of sublimity and they really appeal us. So talk about their work and they are appealing in all ages. कल भी करते थे अपील, आज भी करते हैं। और जो ग्रेट वर्क होता है, ग्रेट वर्क राइटर का, जिसके अंदर 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी होती है, सब्लाइम वर्क होता है, वो ट्रांसपेट करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो मूव करता है, वो एक्सटेसी में ले जाता है, वो एलिवेट करता है सोल को और माइंड को, हार्ट को, और अल्टीमेटली एक रीडर को उसकी क्रिएटेड वर्ल्ड में ले जाता है। हम उसे कहेंगे कि उसने सब्लिमिटी को अचीव कर लिया है। इट हैज़ 5 सोर्सेज ऑफ सब्लिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। ही बिलीव दैट, उसका बिलीव क्या है देखिएगा, नथिंग इज पोएट्री अनलेस इट ट्रांसपोर्ट। ये नोट कर लें, ये बड़ी ज़बरदस्त बात उसने की है कि पोएट्री जो है तब तक पोएट्री नहीं कहला सकती कि जब तक वो पोएट्री, यो पीस ऑफ जो आर्ट है, लिटरेचर है, वो आपको क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। किस दुनिया में? राइटर्स वर्ड। राइटर्स ने जो आर्ट के ज़रिए वर्ड क्रिएट कर दिया है वहाँ ना ले जाए। अगर नहीं लेके जा रही तो इट्स नॉट हैविंग ग्रैंड थॉट, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशंस, फिगर ऑफ स्पीच, नोबल डिक्शन एंड वर्ड अरेंजमेंट, उसके अंदर ये चीज़ें फिर नहीं होंगी। आप उसको एनालाइज कर लें, वो कहता है जी उसके अंदर वो नहीं होगी जो आपको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में नहीं लेके जा रही। इफ राइटर्स वर्क इज टेकिंग यू थ्रू ऑल दीज क्रिएटेड वर्ड and through emotion, passion, feelings, and he create and infuse such kind of emotion, passion, feelings, there is a nature as well as art, and both combined they are taking